यूक्रेन युद्ध ने रूस को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसने कभी अपार शक्ति और संभावनाओं वाला देश को उसकी पूर्व स्थिति की खोखली परछाई बना दिया है, एक निर्जीव खोल जिसे सत्ता में लोग फिर से जीवित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये रूस का पहला नाटकीय पतन नहीं है, तीसरी बार ऐसा हुआ, लेकिन ये सबसे विनाशकारी हो सकता है। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें पहले समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। सटीक कहे तो हमें 100 से भी ज्यादा साल पीछे 1917 में जाना होगा, जब रूस का पहला बड़ा पतन हुआ था। यही वो साल था जब रूसी क्रांति शुरू हुई थी, जब रूसी साम्राज्य के लोग जो गरीबी, असमानता और प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहे थे, अपने जार शासकों से थक और परेशान हो गए थे। विरोध और हड़तालों के कारण उस समय के जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी, जिससे सदियों पुराना साम्राज्यवादी शासन खत्म हो गया। इसके बाद अस्थायी सरकार के तहत एक संक्षिप्त अवधि के बाद व्लादिमीर लेनिन और उनके समाजवादी बोल्शेविकों ने देश को जड़ से फिर से बनाया। उन्होंने एक नई व्यवस्था, सोवियत व्यवस्था के तहत एक बेहतर और अधिक समृद्ध रूस की कल्पना की थी। यह व्यवस्था एक केंद्रीय विचार पर आधारित थी। निजी संपत्ति की अवधारणा खत्म होनी चाहिए और अधिकांश आर्थिक गतिविधियों की योजना और नियंत्रण राज्य के जिम्मे होना चाहिए। इस बीच जनता से कहा गया कि वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, आराम और संपत्ति को भूल जाएं और इसके बजाय खुद को सामूहिक भलाई के लिए समर्पित करें, एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य की ओर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इससे सोवियत संघ को बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों को बहुत कुशलता से जुटाने की अनुमति मिली। इससे विशाल कारखानों से लेकर परमाणु कार्यक्रमों तक और निश्चित रूप से पृथ्वी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सेनाओं में से एक का निर्माण करना भी अपेक्षाकृत आसान हो गया। जैसे जैसे दुनिया उत्तर औद्योगिक युग में गई, सोवियत व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पाई। इसमें वह लचीलापन नहीं था जिस पर अन्य समाज धीरे धीरे निर्भर होते गए, और वह नवाचार नहीं था जिसने अन्य देशों को उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने दिया जहां सोवियत संघ ठहर गया। देश ने अमेरिका से पहले अंतरिक्ष में मानव भेजा और पहला उपग्रह लॉन्च किया, जिससे उसकी इंजीनियरिंग क्षमता साबित हुई। लेकिन साधारण क्षेत्रों में, वे क्षेत्र जो वास्तव में रोजमर्रा के कामकाजी पुरुषों और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे, उसमें ये मीलों पीछे था। यह सिस्टम लोगों को मशीन के पुर्जों की तरह समूह में मानता था, जहां सभी एक ही दिशा में चलते थे, बिना सोच, अनुकूलन और नवाचार की स्वतंत्रता के। इस बीच खुद को एक वर्गहीन समाज के रूप में पेश करने के बावजूद, जिसमें हर कोई बराबर था, सोवियत संघ में एक स्पष्ट और जाहिर शासक वर्ग था, ताकतवर अभिजात्य जिन्हें नोमेनक्लातुरा कहा जाता था, जो सबसे शानदार जीवन शैली का आनंद लेते थे, साथ ही विदेशी वस्तुओं, शानदार छुट्टियों के स्थानों और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं तक विशेष पहुंच रखते थे। ये सब आम जनता के लिए वर्जित था। ये एक टूटी हुई व्यवस्था थी और ये सिर्फ समय की बात थी कि सब कुछ बिखर जाए। 1991 में ठीक ऐसा ही हुआ और इस तरह हम रूस के दूसरे पतन, सोवियत संघ के विघटन और आधुनिक रूसी संघ के गठन तक पहुंचते हैं। एक पोस्ट सोवियत पूंजीवादी राज्य के रूप में नया रूस आधुनिक दुनिया जैसा दिखता था, लेकिन इसके भीतर अपराध और भ्रष्टाचार की गहरी परत थी। पुराने अभिजात वर्ग न तो गए न ही सत्ता छोड़ी, बल्कि और अमीर होकर ओलिगार्कों का दौर शुरू हुआ। रूसी समाज के शीर्ष पर बैठे लोगों ने निजी संपत्ति खरीदकर, पैसे ऑफशोर खातों में भेजकर या बड़ी कंपनियों के बोर्ड में जगह बनाकर असाधारण संपत्ति और शक्ति जमा कर ली थी, जिसे वे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रतिस्पर्धा और असली लोकतंत्र रोक दिया। रूस पहले की तरह एक ऐसे सिस्टम में फंसा था जो कुछ लोगों को इनाम और बाकी को सजा देता था, लेकिन कुछ समय तक यह काम करता रहा और इसका कारण था तेल। रूस का बढ़ता और कीमती तेल उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए था। देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साझेदारों से लगातार पैसा आ रहा था, और जबकि ऊपर बैठे लोगों ने उस पैसे का ज्यादातर हिस्सा हड़प लिया, फिर भी इतना पैसा नीचे तक पहुंचा कि वहां के लोगों की जीवन स्तर धीरे धीरे बेहतर होने लगी। जनता जानती थी कि व्यवस्था खराब है और नेता उनका शोषण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी आपत्ति नहीं थी जितनी आमतौर पर होती, क्योंकि कम से कम उन्हें कुछ फायदे तो मिल ही रहे थे। सोवियत दौर में पहुंच से बाहर रहे फायदे, जैसे विदेशी सामानों की आसान उपलब्धता
और मेहनत से ऊंचे ओहदे तक पहुंचने का मौका, जिससे अच्छा होम, बेहतर खाना और शानदार छुट्टियों का खर्च उठाया जा सके। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने संतुलन तोड़कर सिस्टम में गहरी दरारें उजागर कर दी है और ये तीसरे सबसे विनाशकारी रूसी पतन का कारण बन सकता है। उन बुनियादी व्यवस्थाओं का क्षरण जो देश को चलाए रखती है और लोगों को सड़कों पर दंगे करने से रोकती है। और इस पतन की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर है और वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जब उन्होंने 20 साल से भी पहले देश की बागडोर संभाली थी, व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर तय कर लिया था कि वो कभी भी यह सत्ता छोड़ना नहीं चाहेंगे और तब से उन्होंने रूसी राजनीतिक व्यवस्था को अपने हितों के अनुसार मोड़ दिया और बदल दिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो उसे यह सही ठहराना पड़ता है। उन्हें लोगों को दिखाना होता है कि सालों तक उन्हें सत्ता में रखना समझदारी है और वे यह कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे स्पष्ट तरीका है कि देश पर अच्छी तरह से शासन किया जाए और उसे रहने के लिए एक बेहतर और अधिक समृद्ध स्थान बनाया जाए। लेकिन समय के साथ ये अक्सर बहुत अधिक कठिन हो जाता है। एक और तरीका है सैन्य अभियानों के जरिए। अगर कोई नेता ये दावा कर सकता है कि वह अपने देश की रक्षा कर रहा है या खोई हुई जमीन वापस ले रहा है, तो वह इस कहानी का इस्तेमाल लोगों को अपने पक्ष में रखने के लिए कर सकता है, जो यह समझाता है कि आखिरकार इतने सारे तानाशाह अपने देशों को युद्ध में क्यों ले जाते हैं। ये उस शासक के लिए प्रासंगिक बने रहने का आखिरी तरीका है जिसकी चमक फीकी पड़ चुकी हो। युद्ध शुरू होते ही नए नियम लागू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह मायने नहीं रखता कि अर्थव्यवस्था या लोगों की जिंदगी कैसी है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग कह सकते हैं कि देश का अस्तित्व दांव पर है और यही सबसे अहम कारण है। असल में यह एक ऐसे हताश शासक की कहानी है जो सत्ता बचाने के लिए सब करता है, जैसा व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं। वह अपनी विरासत मजबूत कर इतिहास में रूस के महानतम शासक और आधुनिक पीटर द ग्रेट बनना चाहते थे। ऐसा करते हुए उन्होंने देश को बर्बाद किया, क्योंकि युद्ध से पहले अपनी कमजोर व्यवस्था के बावजूद रूस सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था की वजह से ही चल पा रहा था। उसके पास दुनिया के चारों कोनों से इतनी ज्यादा आमदनी आ रही थी जिससे ओलिगार्क्स के बैंक खातों में तो इजाफा हो ही रहा था, साथ ही आम लोगों के जीवन स्तर में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था अब अपनी पुरानी स्थिति की छाया मात्र है, जिसे क्रेमलिन बचाव करने की कोशिश कर सकता है। ये उन फैक्ट्रियों की ओर इशारा कर सकता है जो अब भी चल रही है, उन मजदूरों की ओर जो अब भी काम कर रहे हैं और उन क्षेत्रों की ओर जहां अब भी वृद्धि दर्ज हो रही है। लेकिन अगर आप आज के रूस की आर्थिक हकीकत को प्रचार से हटकर देखें तो एक और भी ज्यादा डरावनी तस्वीर सामने आने लगती है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें पहला हिस्सा युद्ध के लिए समर्पित है, दूसरा हिस्सा सिर्फ पहले हिस्से को वित्त पोषित करने के लिए मौजूद है और दोनों हिस्से आखिरकार असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, रूस के बजट और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा सिर्फ इस संघर्ष के लिए समर्पित होता गया। इसमें वे फैक्ट्रियां, कंपनियां और टीमें शामिल हैं जो ड्रोन, मिसाइल, तोप के गोले, रसद, परिवहन, ईंधन प्रणाली, मशीन पार्ट्स, सुरक्षा, भर्ती और क्रेमलिन की युद्ध मशीन के अन्य हिस्सों के लिए काम करती हैं। यह अर्थव्यवस्था का वही हिस्सा है जिसकी रूस के अधिकारी सच में परवाह करते हैं और जिसे सारा वित्त पोषण, ध्यान व समर्थन मिलता है। क्रेमलिन इसी हिस्से को दिखाता है जब वो ये साबित करना चाहता है कि रूस विफल नहीं हो रहा, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था ठीक है, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और पश्चिमी प्रतिबंध झेल रहा हो। हालांकि अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्से को नजरअंदाज किया जाता है, अनदेखा किया जाता है और दबा दिया जाता है। ये वही हिस्सा है जो रूस के 140 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पुतिन और उनके साथी इस पर बात नहीं करना पसंद करते, क्योंकि अर्थव्यवस्था का यही हिस्सा है जिस पर लोग अपनी जरूरतों, स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छी जिंदगी के लिए निर्भर है और ये लगातार खराब हो रहा है। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसी तरह से चीजों को समझाते हैं। जहां रूस की सैन्य अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है क्योंकि इसमें समर्थन के लिए संघीय बजट का बड़ा हिस्सा लगातार डाला जा रहा है, वही
नागरिक अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। युद्ध एक दैत्य है जो रिकॉर्ड गति से संसाधन निगलता है। लोग, ईंधन और कच्चा माल उस दैत्य की भूख शांत करने में लग रहे हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। अब रूस वो देश नहीं रहा जहां लोग बेहतर भविष्य का सपना देखें, बल्कि यहाँ लोग बस किसी तरह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर गिर रहा है। एक ऐसा देश जहां केवल वही व्यवसाय फल फूल रहे हैं जो युद्ध को सहारा देते हैं और बाकी सब कुछ सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। एक ऐसी जगह जहां अब महत्वाकांक्षा, नवाचार या रचनात्मकता के लिए कोई प्रोत्साहन या कोई इनाम नहीं बचा है। जब युद्ध अर्थव्यवस्था हावी हो जाती है तो महत्वाकांक्षी युवा या वे लोग जो अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, वे रोचक विचारों या अनोखे व्यापार योजनाओं के बारे में नहीं सोचते। उन्हें या तो सीधे सेना में शामिल होने के लिए या फिर किसी और तरीके से संघर्ष में योगदान देने के लिए लगातार धकेला जा रहा है। इसी बीच आम लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है, जबकि शीर्ष पर बैठे लोग जैसे भी हो सके धन और सत्ता जमा करते जा रहे हैं। पोस्ट सोवियत युग में ओलिगार्क्स थे, लेकिन अन्य लोग भी बेहतर जीवन के लिए मेहनत कर, संबंध बनाकर, व्यवसाय शुरू कर और संपत्ति खरीद कर आगे बढ़ सकते थे। अब ऐसा संभव नहीं है। राज्य इसे अनुमति नहीं देगा। घटते संसाधनों के कारण ये केवल उन्हीं को समर्थन दे सकता है जो युद्ध में सबसे अधिक योगदान देते हैं, जैसे रक्षा ठेकेदार, सैन्य आपूर्तिकर्ता और युद्ध मशीन के निर्माता व वित्त पोषक। बाकी लोग सिर्फ इस्तेमाल करने योग्य पशुधन बन जाते हैं। तब उनके अधिकार, सुरक्षा और आज़ादी महत्वहीन हो जाती है। राज्य को उन पर अत्याचार करने में कोई हिचक नहीं होती। इसलिए 2026 में जनता की इंटरनेट तक पहुंच पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं। लोग सिर्फ किसी तरह खाना जुटाने के लिए संघर्ष ही नहीं कर रहे और ईंधन व खाने के लिए ज्यादा कीमत भी चुका रहे हैं, बल्कि एक एक ऐप और वेबसाइट बंद करके दुनिया से भी काटे जा रहे हैं। व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी सेवाओं को प्रभावी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है और जिन टूल्स का इस्तेमाल लोग इन पाबंदियों को पार करने के लिए करते थे, जैसे VPN, उन पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब आम रूसी दुनिया भर में दोस्तों या रिश्तेदारों से आसानी से संपर्क नहीं कर सकता, न ही स्वतंत्र या विदेशी समाचार देख सकता या क्रेमलिन के मंजूर कंटेंट के अलावा कुछ देख सकता है। देश की प्रमुख घरेलू भुगतान प्रणाली तकनीकी समस्याओं के कारण खासकर VPN ब्लॉक से ठप हो गई, लेकिन क्रेमलिन को इसकी परवाह नहीं। कर्मचारियों की भलाई और लोगों की समृद्धि में जो थोड़ी बहुत रुचि थी, वो अब बहुत पहले ही खत्म हो गई है। अगर उसकी इंटरनेट पाबंदियां छोटे व्यवसायों या रचनाकारों को नुकसान पहुंचाए या सेंसरशिप से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो, तब भी उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर डिलीवरी सेवाएं फेल हो जाती है और समाज के मेहनती सदस्य जैसे शिक्षक, डॉक्टर और देखभाल करने वाले लोग अपने काम के लिए जरूरी साधनों से वंचित हो जाते हैं, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उन लोगों में से कोई भी प्राथमिकता नहीं है। युद्ध ही एकमात्र प्राथमिकता है। वही एकमात्र ताकत है जो असल में सत्ता में बैठे लोगों के लिए मायने रखती है। अगर क्रेमलिन अपनी रक्षा उद्योग को चालू रखता है तो उसे लगता है कि बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ताकतवर लोग और व्यवसायों की सफलता और अस्तित्व अर्थव्यवस्था के उसी हिस्से जुड़ा है। कुछ समय ऐसा लगा जैसे मॉस्को इस योजना को अंजाम देकर बच निकल सकता है। जैसे जैसे युद्ध घर के करीब आता है, ये नाजुक ताश के पत्तों का महल टूटने के और करीब पहुंचता जा रहा है। शुरुआत में लोगों ने युद्ध का प्रभाव ज्यादा महसूस नहीं किया था। वे जानते थे कि युद्ध हो रहा है और सबकी इस पर अपनी राय थी। कुछ लोग इससे सहमत थे, कुछ असहमत थे, लेकिन ज्यादातर लोगों पर इसका असल में कोई असर नहीं पड़ा था। वे अब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते थे, वही पुराने काम कर सकते थे जो हमेशा करते आए थे। मॉस्को के वही कॉफी शॉप्स जा सकते थे, वही आराम उठा सकते थे और अपनी जानी पहचानी दिनचर्या का पालन कर सकते थे। एक जंग चल रही थी, लेकिन इतनी दूर थी कि कुछ लोग मान सकते थे कि कुछ हो ही नहीं रहा। 2026 में इस तरह सोचना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब ये जंग मॉस्को से सैकड़ों मील दूर दूर दराज के विवादित इलाकों या मोर्चे पर नहीं हो रही है। ये पूरे रूस में फैल रही है, रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में घुलती जा रही है और ये सीधा और परोक्ष दोनों तरीकों से हो रहा है। सीधे तरीके सबसे साफ दिखाई देने वाले और विस्फोटक है।
रूसी बुनियादी ढांचे पर ड्रोन, मिसाइल हमले। लगातार बढ़ती नियमितता के साथ यूक्रेन की सेनाएं रूस की तेल सुविधाओं, सैन्य ठिकानों, हवाई पट्टियों, भंडारण डिपो और सैन्य औद्योगिक स्थलों पर सटीक हमले कर रही हैं। कीव की सेनाएं आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाती, लेकिन जब ये हमले होते हैं तो अक्सर आम लोग उस इलाके में होते हैं। वे ड्रोन को ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, वे हमलों के पड़ने और विस्फोटों की आवाज़ सुनते हैं, वे आग की लपटें और धुआं आसमान में उठता देखते हैं और यही सब बदल देता है। ये आम लोगों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वे युद्ध क्षेत्र में हों, और इन जगहों को चलाने और यहाँ काम करने वाले लोगों के सामने निपटने के लिए ढेर सारी नई समस्याएं खड़ी कर देता है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई व्यवसाय चलाते हैं जिसका किसी भी तरह से युद्ध से संबंध है, तो आप ड्रोन हमले के खतरे में हो सकते हैं। किसी भी वक्त उत्पादन संयंत्र बंद हो सकता है, आपका कामकाज तबाह हो सकता है, कुछ कर्मचारी घायल या मारे जा सकते हैं, और आपको इन सब के साथ जीना सीखना होगा। युद्ध के अप्रत्यक्ष तरीकों से भी रूसियों की जिंदगी बिगड़ रही है, जैसे सक्षम लोगों के जबरन युद्ध में झोंके जाने, मरने या घायल होने से श्रमिकों की कमी और कई लोगों का मौका मिलते ही देश छोड़ना। कम लोग काम कर रहे हैं, कई घरेलू व्यवसाय बंद हो रहे हैं और होशियार लोग समाज में योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो समाज का पतन तय है। परिवहन धीमा होता है, सेवाएं खराब होती है, काम करने वालों पर दबाव बढ़ता है और देश की मुद्रा का मूल्य भी घट गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने रूस से संबंध तोड़ लिए हैं और वे अब जरूरी सामान और सेवाएं नहीं दे रही, जिससे लोगों को कम में गुजारा करना पड़ रहा है। हर चीज की कमी है, कम पैसे, कम आराम, कम आज़ादी। यह तबाही का नुस्खा है। जैसे जैसे तबाही नज़दीक आ रही है, सत्ता में लोग और घबराए व हताश हो रहे हैं। सामान्य देश अपेक्षाकृत पूर्वानुमेय तरीके से चलते हैं। वे योजनाएं बनाकर उसी अनुसार धन और संसाधन बांटते हैं। यह पूरी तरह सही नहीं, लेकिन भरोसेमंद है और काफी हद तक चलता है। युद्धकालीन रूस, वह भरोसेमंदपन, पूर्वानुमानितता और दिनचर्या खोता जा रहा है, जिसकी लोगों को जरूरत है ताकि उन्हें लगे कि उनकी जिंदगी में व्यवस्था है। अब यह आपातकालीन शासन की ओर बढ़ रहा है, जहां स्थिरता की जगह तदर्थता और अचानकपन ने ले ली है। देश चलाने का यह तरीका नहीं है, खासकर रूस जैसे बड़े और जटिल देश में, क्योंकि तर्क और जिम्मेदारी का विचार खत्म हो जाता है। कोई नहीं जानता कि एक हफ्ते से अगले हफ्ते तक कौन से नियम लागू होंगे। कोई भी बड़े फैसले लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन फैसलों को कैसे लिया जाएगा। अब क्षेत्रीय अधिकारियों को अपना अधिक समय और ऊर्जा सिर्फ क्रेमलिन की ताज़ा इच्छाओं और मनमर्जी का जवाब देने में लगाना पड़ रहा है, बजाय इसके कि वे किसी भी तरह से अपने अपने क्षेत्रों को वहां रहने वाले लोगों के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करें। वे श्रम संकट, बुनियादी ढांचे पर दबाव, इंटरनेट बंदी या ड्रोन के झुंडों के हमलों जैसी समस्याओं में इतने उलझे हैं कि कोई सार्थक काम नहीं कर पा रहे। यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। लोग इस स्थिति को हमेशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को पहले ही अपने प्रियजनों को अलविदा कहना पड़ा है। उन्होंने बेकार की अग्रिम पंक्ति की लड़ाइयों में अपने भाई, बेटे और पिता को खो दिया है। दूसरों के परिवार सलामत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पहलू को खराब होते देखा है, चाहे करियर के मौके हो, सड़कों की हालत या पेट्रोल की कीमत। लोग देख सकते हैं कि उन्हें छोड़ दिया गया है। वे निराश, बेचैन और गुस्से में हैं। रूस में भी, जहां असहमति अपराध है, लोग आवाज उठा रहे हैं। पुतिन के सर्वेक्षण आंकड़े गिर रहे हैं। लोग अमीर शासकों द्वारा उन्हें पैरों की धूल समझे जाने से तंग आ चुके हैं। पिछली बार ऐसा 1 सदी पहले हुआ था। तब इसका परिणाम साम्राज्य के अंत और रूसी समाज में बड़े बदलाव के रूप में आया था। अगर पुतिन आबादी के साथ इतनी लापरवाही बरतते रहते हैं, तो उनकी हुकूमत का अंजाम भी वैसा ही हो सकता है। अब इस वीडियो में पुतिन के उस अंधेरे और खतरनाक रास्ते के बारे में और जानें, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे यूक्रेन को हर कीमत पर जीतने की उनकी बेरहम कोशिश ने उनके देश को असल में समय में पीछे धकेल दिया है। या फिर इस वीडियो को देखें, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे यूक्रेन हर मुश्किल को मात देकर और सबसे चतुर रणनीतियों और चौंकाने वाले नवाचारों का इस्तेमाल करके रूस को हर मायने में पछाड़ रहा है और असंभव को भी
संभव बना रहा है। और ऐसे और वीडियो के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।